हेलो दोस्तों, सातवां पेपर गणित की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम गणित के सभी चैप्टर्स को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और उतना सफिशिएंट मैटर कवर करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाए। जितना हमने यूनिट वाइज वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया है उसको एक जगह पर समराइज करके रिवीजन हम क्विकली कर सके, उन सबको लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज के लिए, इंपोर्टेंट वीडियोज के लिए। लगातार अपने 6 वीडियो से आपकी बहुत अच्छे से एग्जाम तैयारी हो पाई है, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो पाया है कम टाइम में, और अपने 6 के 6 वीडियो 6 पेपर्स के वीडियो लगातार ट्रेंडिंग में रहे हैं। यूट्यूब इंडिया टॉप 100 ट्रेंडिंग चार्ट्स पर अपने वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं सारे के सारे वीडियो। ये है अपना 7वां पेपर का वीडियो, जिसे भी आप हाइप जरूर करें। कमेंट बॉक्स को स्वाइप करेंगे, आपको हाइप बटन दिखेगा, सभी लोग हाइप जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल जाए, उनका भी क्विक एक रिवीजन हो जाए। सभी चैप्टर्स को लेकर के बात करने वाले हैं, तो एक ही क्लास से आपकी उतनी सफिशिएंट तैयारी, उतना सफिशिएंट रिवीजन हो जाएगा आपका कि कोई दिक्कत समस्या नहीं रहने वाली है। क्लास में अपने प्रीवियस जो वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई है, इस क्लास से कितनी हेल्प हो रही है, तो कमेंट्स में आप लोग फीडबैक अपना देते रहेंगे ताकि आगे कोई नया स्टूडेंट अगर चैनल को विजिट करता है तो वो कमेंट से थोड़ा सा आइडिया लगा पाए कि उसको अपने चैनल से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो थोड़ी सी क्लियरिटी बन पाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम लगातार हर एक वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला अपना इंग्लिश वाला वीडियो था तो कई जगह पर मेरे से प्रोनाउंस करने में थोड़ा इशू आया, कई सारे स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अपना सुधारिए, थोड़ा सा ठीक से बताइए, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करिए। पर आप सभी समझते हैं कि मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आपके एग्जाम्स में हेल्प करना जरूरी था। अपनी लगातार क्लासेस आ रही थी तो वो क्लास भी लाना जरूरी था, उसी क्रम में अपनी क्लासेस थी और मैंने पूरे एफर्ट लगाए थे कि आपको अच्छे से क्लास डिलीवर करी जाए, उतना सफिशिएंट मैटर डिलीवर करा जाए कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और अच्छे से उतनी कॉन्सेप्ट आपकी बन जाए कि पेपर आप पास कर सकें। उन सबको लेकर के हमने काम किया और इनफैक्ट पहले मैंने उसको अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, बट वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ। फिर वापस से रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करने में काफी टाइम उसमें लग गया, तो ऐसे में क्लास लेट अपलोड हुई, बट देर सब देर आपको क्लास मिल गई। देन आप अपने यूनिट वाइज वीडियो से पहले अच्छे से तैयारी कर ली और फिर बाद में आपका रिवीजन अच्छे से हो गया, तो वो भी काम चलो ठीक हो गया है। देर से देर सब काम अच्छे से हो गया। अपना इंग्लिश वाला पेपर कैसा रहा आपका, कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा। अब बात करते हैं गणित वाले पेपर को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि 60 नंबर का आपका टोटली ये पेपर रहने वाला है, पीछे के पेपर की तरह ही, और पास होने के लिए 24 नंबर मिनिमम आपको चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम गणित की 5 इकाई पढ़ने वाले हैं टोटल, और इन्हीं में आपके 60 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और जो आपका 3rd यूनिट है उसमें आपके गणित से रिलेटेड टॉपिक हैं, जो आप पहले से एक जो सोच रखे हैं कि गणित में हमें प्रतिशत, दशमलव, जो भिन्न का टॉपिक है, या फिर आपके एलसीएम एचसीएफ हैं, जो ऐसे टॉपिक अगर आप सोच रखे हैं तो वो सारे टॉपिक आपको इसी 3rd यूनिट में देखने को मिलेंगे। और ये जो अकेला 3rd यूनिट है ये 25 नंबर लगभग अपने कवर कर रहा है, तो आप ये वाला यूनिट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बाकी के सारे यूनिट हैं उनमें आपको टीचिंग मेथड है गणित की, और साथ में गणित का मूल्यांकन कैसे करना है, बच्चों को गणित सीखने में डर लगता है, जो समझने में दिक्कत आती है, तो उनको किस प्रकार से ठीक करेंगे, तो ऐसे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी यूनिट्स की बात करेंगे, चुनिंदा टॉपिक्स की बात करेंगे जो कम टाइम में आपको अच्छा स्कोर करवा देंगे एग्जाम में। रटना नहीं है, टॉपिक एक एक समझते हुए चलेंगे। पहला जो आपका यूनिट है ये है गणित की प्रकृति को लेकर के बात रहेगी, गणित के इतिहास को लेकर के, और गणित की संस्कृति पर जो समीक्षात्मक आकलन है वो हम करने वाले हैं पहले इकाई में। ये पहला इकाई आपका 8 नंबर का इकाई है। इसका जो पहला प्रश्न है वो आता है गणित की प्रकृति क्या है, तो इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो गणित की जो प्रकृति है इसको लेकर के 3 पॉइंट आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। पहला है सामान्यतः समान समझी जाने वाली जो वस्तुएं हैं इनमें अंतर स्पष्ट करना, तथा असमान दिखाई देने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना क्या है गणित की प्रकृति। पहली बात, वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना और अनुभवों और मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना, उनको काउंटिंग के अंतर्गत ले लेना। तो ये सारी चीजें हैं कि गणित से हम क्या कर लेते हैं कि हमें संख्या ज्ञान हो जाता है, हमारे पास में सारे जो सुविधाएं हैं, जो भी हमारे सामने जो जो चीजें हैं, तो उनको हम काउंट करके इस प्रकार से उनको जो अंतर स्पष्ट करने वाली और असमान दिखने वाली वस्तुओं के अंतर्गत उनको बांट सकते हैं। इस प्रकार से रहा बात पहली तो अंतर को लेकर के, जो प्रकृति को लेकर के। और दूसरा यहाँ पर आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि गणित महत्वपूर्ण विषय क्यों है। गणित मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विषय रहने के कारण दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित विषय इसलिए है क्योंकि हम जैसे कोई दुकान से सामान लेने जाना है तो पैसे के लेन देन करने में पूरा हिसाब करेंगे, और भी अगर घर पे कुछ काम धाम करना है तो सारा अपन क्वांटिटी को नाप करके डालेंगे। कुछ भी अगर चाय बनानी है, खाना बनाना है, तो क्वांटिटी मेजर करते हैं इस तरह से। तो गणित हमारे हर जगह पर काम में आ रही है,
और एक जो मात्रा है तो वो मात्रा हमें वहां पर सब जगह पर काम लेनी होती है। इसकी जो आवश्यकता है वो कुली को रुपए के हिसाब से लेकर के अर्थशास्त्रियों व मंत्रियों तक रहती है। गणित मस्तिष्क में नई रचना कल्पना उत्पन्न करने और विचारों की दिशा देने के लिए आवश्यक है। वास्तव में गणित वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज के लिए निर्मित किया है। तो सिर्फ एक कल्पना ना करके पूरी मात्रा और ठीक उचित मात्रा के साथ में हम बात कर सकते हैं, तो इसलिए गणित विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला प्रश्न एक जो संख्या सभ्यता को लेकर के आता है, बेबीलोन सभ्यता को लेकर के। बेबीलोन सभ्यता जो है ये संख्या प्रणाली में 1 से 10 तक की गिनती आपको पूछ सकते हैं। तो ये गिनती आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 को लिखेंगे टी की तरह, 2 को लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, 3 को देख लीजिए, 4 लिखेंगे, ऊपर 3 लिख दिया है तो उसका जस्ट नीचे एक नंबर लगा करके टी यहाँ पर ऐड करेंगे, और 5 इस तरह से लिखे जाएंगे, और 6 इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, 7, 8, 9 और 10 को लिखेंगे यहाँ पर जो आरोही अवरोही क्रम वाला है ना, तो उसकी तरह यहाँ पर जो 10 है वो लिखा जाएगा। ये संख्याएं जरूर से आपको ध्यान में रखनी है। 1 नंबर का प्रश्न ये वाला भी आ सकता है। उसके अलावा रोमन संख्या पद्धति को लेकर के, तो रोमन संख्या में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10 को तो x की तरह लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 413 आपको पूछ ले तो CDX और 3 इस तरह से लिखेंगे, 549 को DXL और IX इस तरह से लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ये वाली जो है ना, ये क्या है, अपने रोमन संख्या पद्धति है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसका जो बड़ी नंबरिंग है ये पूछी जा सकती है। छोटी नंबरिंग 10 तक तो आपको आती है, नॉर्मली 100 तक भी ज्यादातर स्टूडेंट को आ जाती है, पर आपको ये वाली भी थोड़ी ध्यान रखनी है कि 10 को 50 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, 500 को क्या कहते हैं, ताकि आगे और अलग अलग चीजों में अगर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ जाए तो उसको करने में आपको आसानी रहे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए जो अगला प्रश्न है अपना, ये आता है माया सभ्यता को लेकर के कि 19 को कैसे लिखा जाएगा माया सभ्यता में। तो 19 को इस प्रकार से लिखेंगे, ये जो 3 डंडे हैं ये तो 5-5 को डिनोट कर रहे हैं, और जो ऊपर 4 है तो ये 1-1 को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाता है और 4 19 हो जाता है। तो इस प्रकार से माया सभ्यता में 19 को डिनोट किया जाता है। तो ये भी 1-2 बार प्रश्न आया हुआ है, तो माया सभ्यता का भी ध्यान रखना है। माया सभ्यता वाले लोगों ने 0 के लिए एक प्रतीक टीठा का इस्तेमाल किया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि माया सभ्यता वाले जो लोग हैं इन्होंने 0 के लिए ये प्रतीक इस्तेमाल किया। कंप्यूटर को लेकर के कुछ प्रश्न यहाँ पर रहते हैं कि कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है। तो ये कंप्यूटर जो है ये बाइनरी पद्धति पर कार्य करता है, द्विआधारी पद्धति जो रहती है, और यहाँ पर 0 और 1 2 प्रतीक रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, त्रिआधारी तथा चतुराधारी पद्धति के प्रतीक अपने को बताने हैं। त्रिआधारी पद्धति में तो 3 प्रतीक हैं, 0 1 और 2, और चतुराधारी जो पद्धति है इसमें 4 प्रतीक हैं, 0 1 2 3। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बच्चे गणित सीखने से दूर क्यों हो रहे हैं। तो इसका कारण आपको बताना है कि बच्चों को डर क्यों लगता है गणित में। गणित एक ऐसा विषय है जिसके सीखने में बालक आनंद का अनुभव करते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं एवं कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका विद्यालयी गणित से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं हो पाता, उन्हें वह विषय नीरस और उबाऊ लगने लगता है। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि बालक विद्यालय ही छोड़ देता है गणित के कारण। उनके मुख्य कारण क्या है, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों द्वारा पढ़ाई का जो स्वरूप तैयार होता है वह उन्हें उबाऊ और निरर्थक लगने लगता है। उनके जीवन के अनुभवों के लिए कोई जगह नहीं होती है, विद्यालय वे छोड़ देते हैं। आज भी कक्षा में अध्यापन के दौरान बालक के अनुभवों का इतना उपयोग नहीं किया जाता है, मात्र किताबी ज्ञान को बच्चों को स्थानांतरित किया जा रहा है। बच्चों में मौखिक गणना करने की क्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया, और कक्षा में लिखित गणित की जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वह मौखिक गणित के अनुसार नहीं हो रही है, या तो रोजमर्रा के काम लेने वाले उन तरीकों के रूप में नहीं हो रही है, जिस कारण से बच्चे गणित सीखने से दूर हो रहे हैं। तो हमें जो डेली लाइफ में जो गणित काम में आ रही है उन चीजों के अलावा जो गणित पढ़ाई जाती है तो फिर हमारा उनमें मन नहीं लगता है, वो हमारे लिए निरर्थक लगती है। अगर जीवन से जोड़ करके, जीवन से संबंध स्थापित करके उसको पढ़ाएं तो फिर वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। ये जो गणित का सेकंड यूनिट है ये है 12 नंबर का यूनिट है, जिसमें गणित के सीखने सिखाने के बारे में है, कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, कुछ शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग विधियां आती है ये आप टीचिंग मेथड में आपने रीड प्री की तैयारी करते समय पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कुछ मेन विधियां हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं।
सबसे पहली है खेल विधि। क्या है खेल विधि दोस्तों? है खेल विधि का विचार जो है हेनरी कोल्डवेल कुक इंग्लैंड के गणित शिक्षक ने सर्वप्रथम दिया। तो हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम ध्यान रखना है खेल विधि के प्रतिपादक के रूप में। हेनरी कोल्डवेल कुक का कथन क्या रहा कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। आपको 1 नंबर का प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है, यह कथन किसका है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम ध्यान रखना है। खेल विधि की परिभाषा के रूप में जब बात आती है तो बालक को खेल में अनेक गणितीय तथ्यों, अंकों आदि को ज्ञान देना, ये क्या है? खेल विधि कहलाती है। बालक को गणित पढ़ाने हेतु खेल विधि से सरल, रोचक व बोधगम्य बनाना होता है, जैसे लूडो व पासे जिसमें काउंटिंग वगैरह को लेकर के बात रहती है। ये कुछ बातें आपको खेल विधि के बारे में ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं खेल विधि के गुण और दोष के बारे में। ऐसे भी प्रश्न यहाँ पर इंपोर्टेंट रहते हैं। अलग अलग विधियों के गुण दोष आपको पूछे जा सकते हैं या फिर अंतर पूछ सकता है आपको, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। जहां पर हम दोस्तों बात करते हैं खेल विधि के गुण और दोष, गुण एक तरफ है, दोष एक तरफ है। तो दोष क्या है यहाँ पर कि बालक इसमें थकावट महसूस कर सकता है अलग अलग खेलों के माध्यम से। और गुण क्या है कि ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, बालक की रुचि के अनुसार काम करती है और बालक का सर्वांगीण विकास करती है। और इसमें बालक को करके सिखाया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग रहता है। इसमें गणित का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो दिया जाता है। जबकि जो दोष इसमें क्या है कि यह जो विधि है सभी विषय व प्रसंग इसमें पढ़ाए नहीं जा सकते हैं। खेल विधि में कुछ ही टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, सभी जो टॉपिक हैं उनको खेल विधि से करवाया जाना संभव नहीं है। उसके बाद में आगे के गुण देखिए। सामूहिक जो भावना है, प्रेम, सहानुभूति, उदारता का इनमें विकास होता है। जैसे ग्रुप में हम कोई खेल खेल रहे हैं तो भाईचारे का विकास होगा और यहाँ पर सामूहिक सद्भावना, सामूहिक भावना, प्रेम, सहानुभूति का, उदारता का विकास होगा। जबकि जो दोष है इसमें वो क्या है कि व्यक्तिगत स्वार्थ व होड़ की भावना आ जाएगी कि इसने मेरे से ज्यादा कैसे नंबर डालिए, या ये मेरे से ज्यादा कैसे अच्छा खेल सकता है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा खेलना है, या फिर कोई जलन की भावना। तो ऐसी भावनाएं आने की यहाँ पर संभावनाएं रहती है। उसके अलावा आगे का जो गुण देखिए, गणित शिक्षण को निरस्ता से सरसता की ओर अग्रसर करती है। तो खेल खेल में क्या रहता है कि बच्चे की रुचि बनती है और वो जो सारा सिस्टम है, वो जो सारा टॉपिक है, तो वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो निरस्ता से सरसता की ओर अग्रसर करती है ये विधि। और ये जो विधि है ये क्या करती है? शिक्षण को रोचक और आनंददायक बनाती है। जबकि इसका जो दोष है इनमें देखिए कि यह इस खेल में अधिक रुचि रहने से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं जो खेल के माध्यम से सिखाए जाने हैं, पढ़ाए जाने हैं, उनमें ही अगर उलझे रहेंगे तो वो पूरा सार उनमें निकल जाएगा और बाकी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं हो जाएगी है। तो ये बात है। कुछ बालक अक्रियाशील व सुस्त भी होते हैं, तो उन बालकों की खेल में रुचि नहीं रहती है, सुस्त बालक रहते हैं, तो उनके लिए भी ये निरस्त विधि रहती है। तो ये आपको गुण और दोष इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में प्रचलित खेल विधियां कौन कौन सी है। तो ये कुछ उदाहरण आपको नाम ध्यान रखना है। एक तो किंडरगार्टन विधि का नाम ध्यान रखना है फ्रोबेल का, और साहचर्य विधि जो मारिया मोंटेसरी द्वारा, और डॉल्टन विधि जो कि कुनाडी, हेलेना, पार्कहेस्ट, इनका नाम ध्यान रखना। अगर आपने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट नाम इनका जरूर से ध्यान रखिएगा। अब हम दोस्तों इसके बाद में एक और दूसरी महत्वपूर्ण विधि के बारे में बात करते हैं, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि अलग से भी पूछी जा सकती है, निगमन विधि अलग से भी पूछी जा सकती है, या दोनों का कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि। अब आपको नाम से यहाँ पर ध्यान रखना है कि निगमन नी से आपको नियम से उदाहरण क्यों आएगी। आगमन मतलब उदाहरण पहले होगा और फिर बाद में नियम आएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि पहले आपको निगमन नाम ध्यान रखना है कि निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर जा रही है। अब आगमन विधि किसे कहते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो जब शिक्षण कार्य के समय शिक्षक व शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हुए सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं और वह अपने आप में आगमन विधि कहलाती है। उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करती है। और जो निगमन विधि है, निगमन विधि क्या करती है कि यह विधि होने वाले व्यवहार आगमन विधि से ठीक इसके विपरीत होते हैं। आगमन विधि की विपरीत ये विधि होती है। यहाँ नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है। शिक्षक केंद्रित विधि होती है निगमन विधि, और जो आगमन विधि है वो होती है बालक केंद्रित विधि। इसके अलावा यहाँ पर अब इनके अंतर को लेकर के बात कर लेते हैं ताकि और ठीक प्रकार से आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर है आगमन विधि, पूर्ण से अंश की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है आगमन विधि। और ठीक इसके विपरीत है निगमन विधि। तो ये
जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि है, तो जो निगमन विधि है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर होगी, अंश से पूर्ण की ओर होगी, अमूर्त से मूर्त की ओर होगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होगी। तो कुल मिलाकर के आगमन विधि आपको पढ़ लेनी है अच्छे प्रकार से, तो निगमन विधि आपको उसका अपोजिट कर देना है। तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान से समझ लेना है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप और अच्छे प्रकार से इनको कवर कर सकते हैं। इसके बाद में अब इनके गुण और दोष की बात कर लेते हैं। अब आगमन विधि के जो गुण है वो है कि मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता इसमें बनी रहती है। कि आगमन विधि का मतलब है कि उदाहरण सबसे पहले आपको दिए जाएंगे, फिर आप उन उदाहरणों को देख करके समझ करके फिर आप अलग क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पर क्या रहेगा, क्रियाशीलता आप में बनी रहेगी, रुचि बनी रहेगी, ज्ञान आपका स्थायी होगा, क्योंकि आपने टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग उदाहरण देख लिए हैं। तो ज्ञान क्या होगा, इसमें स्थायी हो जाएगा। तर्क और चिंतन और विकास, तर्क शक्ति बढ़ेगी, चिंतन शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमने उदाहरण देखे हैं, हमने सारी प्रोसेस देखी है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उसका स्थायित्व किया है ज्ञान का। तो कोई डाउट अपने दिमाग में, कोई मन में डाउट नहीं रहेगा। और ये क्या है, अपनी मनोवैज्ञानिक विधि है। और आगमन विधि के दोष क्या क्या है, इसमें समय अधिक खर्च होता है, क्योंकि अलग अलग उदाहरण देख रहे हैं, फिर टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं, देन वो समझ में ढंग से आ जा रहा है, फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, नियमों में बदल रहे हैं। तो ये क्या है, समय इसमें अधिक खर्च होगा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अब एक ही टॉपिक के अलग अलग उदाहरण देखते रहेंगे, फिर उसको ठीक से समझ में आएगा, फिर उसके बाद में प्रश्न और हल करेंगे। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम अधिक लग रहा है इसमें। प्रतिभाशाली बालकों में निरस्ता पैदा हो सकती है। अब जिसको ऑलरेडी सारे टॉपिक पता है या ठीक प्रकार से जो एक बार में समझ में आ जा रहा है, तो उसको अगर अपन एक ही टॉपिक के 10 15 उदाहरण करवा रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, प्रतिभाशाली जो बालक है, जो होशियार, सबसे होशियार जो बच्चे हैं, तो उनके लिए निरस्ता का काम करेगा। तो ये आपको 3 दोष ध्यान रखने हैं, ये 3-4 इसकी गुण ध्यान रखने हैं आगमन विधि के। अब इसके बाद में निगमन विधि की बात कर लेते हैं। निगमन विधि में देखिए, इसके भी गुण और दोष की बात करेंगे। तो निगमन विधि के गुण है, पाठ्यक्रम समय पर इसमें पूरा होता है, क्योंकि नियम टू नियम बात हो रही है। निगमन विधि का मतलब है कि नियम हमने बता दिया है, कोई भी प्रश्न सोल्व करने का, कोई हमने सूत्र बता दिया है, कोई फॉर्मूला वगैरह बता दिया है, और फिर स्वयं उससे जुड़े हुए जो सारे प्रश्न है वो बच्चे को एक प्रश्न बताने के बाद में बच्चा खुद ही कर लेगा सारे। तो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसमें समय पर पूरा हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक इसमें और अच्छे प्रकार से रुचि ले पाएंगे, क्योंकि उनको एक बार में समझ में आ गया है नियम, और फिर वो अलग अलग उदाहरण उस नियम को फॉलो करके कर लेंगे। तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए रुचिकर है। और इसमें परिणाम शीघ्र मिलेगा, क्योंकि हमने नियम सबसे पहले पढ़ लिया है कि इस नियम से ये जो प्रश्न है वो शुरू होगा, तो वही नियम सब में अप्लाई करके फिर आंसर निकाल देना है। तो ये इसमें क्या रहेंगे, परिणाम शीघ्र मिल जाएंगे। अब इसके दोष की बात कर लेते हैं। ये क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा क्रियाशील नहीं है। तो ये बात रही। प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं इनके लिए कम उपयोगी है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे को उतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, टॉपिक के बारे में, कि वो तुरंत नियम को सीख ले। पहले उसको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान स्थायी करके फिर उसको पढ़ाया जाएगा। तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर जो अमनोवैज्ञानिक विधि ये रहेगी, निगमन विधि। और ये कम उपयोगी है इसलिए तो, और ज्ञान इसमें अस्थायी होता है, क्योंकि नियमों को रटना पड़ रहा है, और रटी हुई चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है। तो ऐसे में ज्ञान अस्थायी रहेगा और रटने का दोष इसमें आएगा। तो ये चीजें आपको निगमन और आगमन विधि के गुण दोषों के बारे में ध्यान रखनी है। डिटेल में हमने समझ लिया है आगमन निगमन विधि को। अब हम दोस्तों बात करते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधि रहती है। इसमें देखिए, विश्लेषण विधि क्या होती है। विश्लेषण का मतलब है कि विश्लेषित करना, खंडों में बांटना, अलग अलग भाग, अलग अलग टुकड़ों में बांट करके टॉपिक को ठीक प्रकार से एक्सप्लेन करना। छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना, उस वस्तु या फिर समस्या का विच्छेदन करना, गणित के प्रश्नों की जटिल समस्या का सरलीकरण करना। इसमें बालक अन्वेक्षक के रूप में कार्य करता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर जाते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र इसमें पालन करे जाते हैं कि हमें कोई समस्या दी गई है, उस समस्या को हम पूरी समस्या एक साथ ना देख करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके और फिर यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी और हम उसमें क्रियाशील भी रहेंगे, बच्चे उसमें क्रियाशील रहेंगे। और ये जो इस प्रकार से क्रियाशील रह करके जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, बालक के जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये ज्ञान क्या रहेगा, स्थायी भी रहेगा। अब इसके गुण और दोष की बात कर लेते हैं। इसमें क्या रहती है, रटने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर समस्या को टुकड़ों में बांट करके फिर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग विधियां लगा करके अपना जो पूर्व ज्ञान है, जो हमने सीख रखा है, उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुल मिलाकर के करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रटने की प्रवृत्ति इसमें जागृत नहीं होगी। नवीन समस्याओं के बारे में सोचेंगे और अलग अलग समस्या को हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया है, तो उनको सोल्व करने के लिए अलग अलग अपन दिमाग लगाएंगे कि कैसे सोल्व होगा ये। तो नवीन समस्याओं के बारे में सोचेंगे। बौद्धिक विकास में होगा, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा अलग अलग समस्याओं के ऊपर। बालक को क्यों किया गया की प्रवृत्ति को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि बालक इसमें खुद करके देख रहा है कि ये आंसर कैसे आया। तो ये चीजें, ये इसके गुण हैं।
दोष की बात कर लेते हैं। समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समस्या को टुकड़ों में बांट रहे हैं। अब जैसे एक समस्या है जिसको हमने 5 टुकड़ों में बांट करके सोल्व करेंगे तो वो हो सकता है 10 मिनट लग जाए, बट एक समस्या जिसको हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया तो वो 1 मिनट में हो गई है। तो समय क्या लग रहा है, इसमें अधिक समय लग रहा है। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहती है क्योंकि छोटे बच्चों को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है समस्याओं के बारे में, तो उनको एक साथ सारी चीजें डालने की बजाय छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे इकाइयों में बांट करके फिर पढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए। प्रत्येक समस्या का जो समाधान है इसमें संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हम हर एक समस्या को टुकड़ों में बांट कर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर समस्याएं रहती है जिनमें एक विशेष नियम डालने पर तुरंत काम हो जाता है, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें ये आपको विश्लेषण विधि में ध्यान रखनी है। संश्लेषण विधि ठीक इसके विपरीत काम करेगी। जैसे विश्लेषण विधि में तो हमने टुकड़ों में बांट करके काम किया था, समस्या का समाधान किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक साथ उस समस्या को सोल्व करेंगे और जो टुकड़ों में बटी हुई समस्या है इसको हम क्या करेंगे, पुनः एक जगह पर खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करके सम्मुख रखना होगा। वस्तुतः जिसको भी छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया हो उन भागों को पुनः मिलाकर के अपने पूर्ण रूप में वापस परिवर्तित करते हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर अनुमान के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा करके इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। अब इसके गुण देखिए। संश्लेषण विधि के जो गुण है इसमें बालकों को सहज रूप से समझ में आ जाती है क्योंकि हमने यहाँ पर समस्या को एक जगह पर बात करके बताई है। इसके द्वारा समस्या का जो हल है ये छोटे क्रमबद्ध और सरल तरीके से होता है। इसके दोष की बात करते हैं तो यह हर समस्या का समाधान इससे संभव नहीं होता है और क्यों और कैसे किया का ज्ञान बालकों को नहीं मिल पाता है क्योंकि वो ज्ञान तो कहाँ मिलता है, विश्लेषण में मिलता है, जहां पर हमने समस्या को टुकड़ों में बांट करके सीखा है। रटने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर डायरेक्ट नियम या फिर फॉर्मूला जो है उसको सीखने पर बल दिया जाता है और फिर उसी के माध्यम से सारे प्रश्न हल करे जाते हैं। तो ये क्या करती है, विधि रटने पर बल देती है। तो इस प्रकार से कुछ बातें आपको इन विधियों के बारे में ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक अपना आता है RME का परिचय व सिद्धांत। RME क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच टू मैथमेटिक्स एजुकेशन। RME की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, रियलिस्टिक अप्रोच टू मैथमेटिक्स एजुकेशन। इसकी आपको परिचय ध्यान रखना है, सिद्धांत ध्यान रखना है। यह जो विधि है यह गणित अधिगम की विधि है, गणित सीखने की विधि है, जिसे नीदरलैंड के फ्रूडेंथल संस्थान ने विकसित किया। तो ये नाम ध्यान रखना है। इनमें गणित के 2 विचार, गणित की वास्तविकता से अवश्य जोड़ा जाए गणित को, और गणित एक क्रिया हो, तो ये 2 विचार इनके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में RME जो विधि है इसमें वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं इनको एक प्रासंगिक समस्या को लेकर के बच्चों को गणित अधिगम की शुरुआत इनमें करते हैं। प्रासंगिक जो परिस्थितियां हैं वह समस्या है, इनका उपयोग अधिगम में करते हैं। मॉडल का निर्माण, मॉडल का प्रयोग करते हैं। बालक द्वारा स्वयं के ज्ञान की रचना करी जाती है। यह बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया रहती है। तो ये आपको RME के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक अपना है प्रोग्रामिंग मॉडल। सीखना क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल में देखिए इस मॉडल के मुताबिक सीखने का जो मतलब क्या है कि निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है, तो ये क्या है, सीखना होता है। इसे माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें यह भी माना जाता है कि सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं। हो सकता है कि रफ्तार अलग अलग हो, सीखते सभी एक ही ढंग से हैं बट सबकी रफ्तार अलग अलग होती है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने इस क्लास को एक बार में ही समझ लेते हैं अच्छे प्रकार से और उनको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 बार देखनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट और ऐसे कमजोर हैं जिनको चीजें नहीं पता है, शिक्षण विधियां उन्होंने नहीं पढ़ी है, सीधा 12th पास से ही आए हुए हैं, तो उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ज्यादा उनका पूर्व ज्ञान नहीं है, तो उनको थोड़ा सा और अच्छे प्रकार से पढ़ने की जरूरत पड़ती है और अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी एक बेटर लेवल पर लाने की जरूरत पड़ती है। तो सबके सीखने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। लिहाजा जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उनके लिए करना सिर्फ इतना है कि इसी प्रोग्राम निर्देश श्रृंखला पर कुछ और उदाहरण देकर के कुछ और समय लगाया जाए। सीखने के इस नजरिए को प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। पहले से प्रोग्राम करके फिर सिखाना। यदि आप प्रोग्रामिंग मॉडल पर चलते हैं तो आप बच्चों को रैखिक ढंग से पढ़ाएंगे और ध्यान से उठाए गए छोटे छोटे चरणों के जरिए उन्हें सरल से कठिन धारणाओं की ओर ले जाएंगे। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक पियाजे को लेकर के संख्यात्मक अवधारणा सिद्धांत को लेकर के बात आती है। यहाँ पर पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान बालकों के 3 स्तरों में होता है। ऑर्डिनेशन, क्रमिकता का सिद्धांत,
कोऑर्डिनेशन सहसंबद्धता का सिद्धांत और कंजर्वेशन जो संरक्षण का सिद्धांत। तो कोऑर्डिनेशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि संख्या के अनुरूप बच्चों को इसमें गिनते हैं, और कंजर्वेशन संरक्षण में इसमें बालक वस्तुओं को अलग अलग समूहों और वस्तुओं की संख्या गिनना सीखते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी आ सकता है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षण अधिगम योजना बनाने के तरीकों को लेकर के। शिक्षण अधिगम जो योजना है इसमें अलग अलग तरीके आते हैं, जैसे इंग्लिश में भी हमने पढ़ा था, पीछे भी हमने पढ़ा है कि वार्षिक पाठ्य योजना बनाई जाती है, इकाई पाठ्य योजना बनाई जाती है, दैनिक पाठ्य योजना बनाई जाती है। डेली लेसन प्लान का मतलब है कि हम रोज क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग चलना होता है कि इतने टाइम में ये चीजें हमने कवर करवानी है। इकाई योजना की पूरी एक पाठ को, पूरे एक इकाई को किस किस हिसाब से पूरा कवर करवाना है, तो उसकी योजना बनाई जाती है। और वार्षिक योजना एक पूरे साल की योजना बनाई जाती है कि इतने टाइम में हमें पूरा सिलेबस कवर करवाना है और ये चीजें ठीक इस प्रकार से करवानी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे अपने सेकंड चैप्टर के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स रहे देन आप एक बार इस क्लास को कंप्लीट करिए, अच्छे से आराम से समझते हुए सारे टॉपिक्स को, देन फिर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। और गणित की जो विषय वस्तु आधारित इसमें ज्ञान है, इसमें आपको अलग अलग जो गणित वाले टॉपिक जिनकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो गणित वाला जो डर था तो वो इस यूनिट में हो रही है। ये यूनिट आपका ऐसा है जो आप बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे प्रकार से कर लेंगे कवर, क्योंकि आपके इसमें 25 नंबर का मटेरियल है और 25 ना सही बट आप 20 नंबर इजीली यहाँ से ला पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल की आप सोच रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो वो नहीं है। यहाँ पर आपकी छोटी क्लासेस के 10th लेवल तक की आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, छोटे छोटे टॉपिक है और उनका जो रूप है वो भी काफी छोटा है, काफी सरल है, तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर का यूनिट है, विषय वस्तु आधारित ज्ञान, ये इसका नाम है तीसरे यूनिट का। इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं आंकड़ों को लेकर के। आंकड़े क्या होते हैं, तो आंकड़ों को एकत्रित करना क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। आंकड़े मतलब नंबरिंग या जो काउंटिंग वगैरह जो जो क्या कहते हैं उसको एक डाटा पूरा तैयार कर लेना, तो वो क्या है आंकड़े। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो प्रयोगकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, तो वो क्या है प्राथमिक आंकड़े, और प्रयोगकर्ता अन्य स्रोतों से एकत्रित करता है, तो वो क्या है द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े जैसे अपने नोट्स क्लासेस ये सारे डिजाइन करी हुई है, तो ये मैंने आपके बुक से थोड़े टॉपिक उठाए हैं, सीरीज से सारा पैटर्न देखा है कि कौन से प्रीवियस ईयर में एग्जाम से ज्यादा बार पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कभी पूछे नहीं गए हैं। तो ये हमने प्राथमिक काम किया है प्राथमिक लेवल पे, और आपकी चीजों को आपके पूरे सिलेबस को समराइज करने समेटने की कोशिश करी है। पर कुछ लोग द्वितीयक आंकड़ों का काम कर रहे हैं कि अपने नोट्स को कुछ तो सेम टू सेम वीडियो में अपने नोट्स में लिख करके और सेम टू सेम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड लिख करके यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं और उनको बेच भी रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं। और कुछ क्या कर रहे हैं कि उनको विदाउट परमिशन ऐसे ही शेयर करते रहे हैं। तो द्वितीयक आंकड़े क्या रहते हैं, जिसमें अपने को खुद को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इधर उधर से कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये बात रही यहाँ पे। और आंकड़ों का जो महत्व है इसको लेकर के बात ध्यान रखनी है कि इसमें तुलना करी जाती है, गणना करी जाती है, भविष्यवाणी करी जाती है। आंकड़ों के माध्यम से जो मौसम विभाग वाली जो भविष्यवाणियां रहती है, घर का खर्च वगैरह का थोड़ा सा आइडिया लगा लिया जाता है, घर का जो निर्माण है उसको लेकर के आइडिया लगा लेते हैं कि कितना खर्च आएगा घर निर्माण में, तो वो सारी चीजें हैं। शासन जो प्रबंधन है तो वो थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, और बुद्धि परीक्षण आदि कार्यों में इसका महत्व रहता है। तो ये बिंदु भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। आंकड़ों का जो सारणियन है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। हम जो सारे टॉपिक बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, जो क्लास में अपन कवर कर रहे हैं उन सबको आपको ढंग से अच्छे प्रकार से कवर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं आंकड़ों के सारणियन को लेकर के। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राप्त आंकड़े हो चुके हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से बोधगम्य में जो अच्छे प्रकार से सरल तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए, और सरल तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रेक्षणों की संख्या बारंबारता रहती है और मिलान चिन्ह रहते हैं। अब ये किस प्रकार से रहते हैं वो भी अपन आगे कवर करेंगे। आंकड़ों का जो प्रदर्शन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है आंकड़ों का प्रदर्शन। एक तो चित्रालेख, चित्रों के माध्यम से वस्तुओं के रूप में निरूपित करके हम प्रदर्शन कर सकते हैं आंकड़ों का, या स्तंभ या फिर दंड आरेख में कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से भी हम आंकड़े प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें समानुपातिक एक समान चौड़ाई और आयताकार दंडों स्तंभों में प्रदर्शित किया जाता है आंकड़ों को। तो ये कहलाता है स्तंभ या फिर दंड आलेख। एक तो क्या हुआ चित्रालेख और एक स्तंभ या फिर दंड आलेख। और जो आगे तीसरा है वो तीसरा है यहाँ पर वृत्त आलेख या फिर पाई चार्ट, जो कि इस तरह से गोल यहाँ पर रहता है। और आपने ये थोड़ा सा यहाँ पर प्री बीएसटीसी के टाइम पर आपने ऐसे जो रीजनिंग वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं वहां पर आपने ये चीजें इस प्रकार से चार्ट्स देखे होंगे। तो वर्तीय रूप में इनमें आंकड़े प्रदर्शित करे जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं वृत्त आलेख या फिर पाई चार्ट कहते हैं।
इसके बाद में अगला जो अपना आता है ये क्या है, रेखीय आलेख। रेखीय आलेख जिसमें एक रेखा इस प्रकार से प्रदर्शित करी जाती है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो रेखा है इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाता है, रेखीय आरेख अपना कहलाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखेंगे। अलग अलग आपको आरेख के प्रकार अगर पूछ लेता है तो किस किस प्रकार से अपन आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसमें ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बारंबारता को लेकर के अपना टॉपिक आया, तो बारंबारता कैसे निकालनी है, बारंबारता को लेकर के प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय में निम्न अंक प्राप्त करे, जो कि यहाँ पर नीचे मेंशन करे हुए हैं, और ये कुल अंक कितने हैं, 100 हैं। अब अपन को क्या करना है, बारंबारता इसके निकालनी है। अंक हमने यहाँ पर मेंशन करे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी अंक मेंशन नहीं करेंगे, हम उठाएंगे यहाँ पर जो किस किस वेराइटी में अलग अलग प्रकार के अंक हैं। जैसे यहाँ पर 10 भी है, 20 है, 50 है, 60 है, 70 है, 90 है, ये सारे नंबर है। अब ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है कि 10 जो है वो 4 बार है, 20 2 बार है, और जो 50 है ये कितनी बार है, 6 बार है, तो वो डाला है हमने। जो 4 आप सीधी लाइन खींच करके, और फिर 5 के लिए आप इस तरह से आड़ी लाइन का प्रयोग करना, तो ये क्या 5 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर अगर अपने को 10 करना है तो यहाँ पर 4 इस प्रकार से, फिर आ जाएगा इस प्रकार से, तो 10 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है बेसिक चीजें। और यहाँ पर 60 3 बार है, 70 3 बार है, और 90 2 बार है। तो ये हमने यहाँ पर मिलान चिन्ह के रूप में प्रदर्शित कर लिया है कि हमारे पास में कौन सी संख्या कितनी बार है। तो ये समरी यहाँ पर बन गई है। उसके बाद में जैसे 4 बार है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, 2 बार है 20 तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर 6 बार है तो 6 लिख दिया, और इस तरह से नंबरिंग पूरे लिख करके फिर जो इनको काउंट करना है संख्या को, तो वो अपना क्या गया, योग यहाँ पर 20 आ गया है। तो ये अपनी क्या गई है, बारंबारता। इस प्रकार से एक तो रह गई। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना भिन्न है, जो कि अंश और हर में लिखी रहती है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न, तो 3 प्रकार आपको भिन्न के ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उचित भिन्न क्या कहती है, जिसका मान 1 से कम हो, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अनुचित भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। कुल मिलाकर के नीचे वाली संख्या अगर जिसमें बड़ी है, हर जो संख्या बड़ी है वो कहलाएगी उचित भिन्न, और जिसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वो अनुचित भिन्न कहलाएगा। इस प्रकार से समझ लेंगे। और जो मिश्रित भिन्न है, जो संयुक्त भिन्न है, वो क्या कहलाएगा, इस प्रकार से रहेगी। 1 सही 2/5, 1 सही 7/5। तो इस प्रकार के उदाहरण रहेंगे वो किसमें रहेंगे, आपके मिश्र भिन्न में या फिर संयुक्त भिन्न में। तो ये भिन्न के 3 प्रकार ध्यान रखने हैं। अलग अलग वैकेंसी एग्जाम्स में इनमें काफी सारी अलग अलग प्रकार रहते हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं वो अपने को यही ध्यान रखना है। अपने सिलेबस में यही चीजें मेंशन करी हुई है, जब अपने को डीपली नॉलेज नहीं लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो प्रश्न आएगा वो आएगा भिन्न को दशमलव में बदलने वाला, या फिर दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने वाला या जोड़ने वाला। उतना ही चीजें अपन कवर करेंगे। भिन्न तथा दशमलव संख्याओं की तुलना को लेकर के अपना अगला टॉपिक देखिए। उदाहरण अपने को दे रखा है, ये कुछ भिन्न दी हुई है जिसको आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में अपने को लिखना है, और यहाँ पर इस प्रकार से अपन लिख देंगे। और बढ़ते क्रम में ये भिन्न का आप जोड़ बाकी जानते ही हैं। आप इनको अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपको समझने में, तो आप इनको सोल्व करके फिर देख सकते हैं। तो ये क्या रहेगा अपना, ऐसा प्रश्न आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है जोड़ने वाला या आरोही क्रम वाला। और ये जो जोड़ने वाला है वो प्रश्न आपको ऐसा मिल सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, जिसमें सिंपल जोड़ रहेगा। जिसमें एक तो सिंपल क्या रहता है कि जिसमें आपके हर बराबर रहते हैं तो उनको आप आसानी से जोड़ देते हैं, बट हर अलग अलग हैं तो उनको जोड़ना आपको थोड़ा सा अच्छे प्रकार से आना चाहिए। तो वो आपको लघुत्तम लेकर के फिर जोड़ना है इस प्रकार से। दूसरा उदाहरण आपको देखिए, कुछ जोड़ और कुछ बाकी वाला दे सकते हैं, और कुछ आपको यहाँ पर जो मिश्र भिन्न, जो संयुक्त भिन्न है, उसमें भी जोड़ दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपको अच्छे प्रकार से कवर अप कर देनी है। ये सारा सोल्व करा हुआ है, वीडियो को रोक करके आप सारी प्रोसेस देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाए, तो सबसे छोटी संख्या एलसीएम में। एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा भाग जाए। तो ये बातें आपको एचसीएफ एलसीएम में ध्यान रखनी है, और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना आपको अच्छे प्रकार से सीख लेना है, क्योंकि हर बार प्रश्न आ ही जाता है इसका, तो जरूर से कवर अप कर लेना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। यहाँ पर बताया हुआ है, गुणनखंड करके आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है। जो कॉमन संख्या यहाँ पर आ रही है वो तो क्या रहेगी, एचसीएफ रहेगी, और जो टोटल आप काउंटिंग करेंगे, टोटल काउंटिंग एलसीएफ में यहाँ पर आएगी।
तो इस प्रकार से अपना HCF और LCM हो जाएगा गुणनखंडों के। और कॉमन संख्या का मतलब है कि जो सब में गुणनखंड में आ रही हो संख्या, तो उसको अपन कॉमन संख्या कहेंगे, तो वो HCF में रहेगी। बाकी जो टोटल का जो काउंटिंग है, टोटल का जो गुणनखंड रहेगा उनका जो काउंटिंग है, तो वो LCF में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको LCM और HCF अच्छे प्रकार से समझ लेना है। हमने यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ एक उदाहरण देकर के बताया है कि LCM और HCF ज्ञात करने के प्रश्न आते हैं। अब आप इनको और डिटेल में बढ़ सकते हैं। क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने एक एक दो उदाहरण ही लिए हैं, ताकि कम टाइम में अपनी क्लास कवर हो सके। उसके बाद में मापन और सारणी, समय सारणी को लेकर के प्रश्न रहता है। तो इसमें देखिए, या तो आपको किलोग्राम इनको लेकर के माइनस करने वाला प्रश्न आ जाता है कि किलो और ग्राम में माइनस करना है। तो इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं। किलो वाला किलो से माइनस होगा, ग्राम वाला ग्राम से माइनस होगा। और अगर माइनस करने में दिक्कत आ रही है तो आप किलो में से ग्राम उधर करेंगे तो 1000 ग्राम जाएगा। तो ऐसे वो ग्राम किलोग्राम वाला बदलने वाला भी आपको समझ में आना चाहिए कि इधर से करेंगे तो और 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये काउंटिंग आपको ये पता होनी चाहिए मापन में। और अगला प्रश्न है मापन में गुणा को लेकर के कि आपको 31 किलोग्राम है, 650 ग्राम है और 18 से आपको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि पहले जो संख्या दी हुई है उसको ग्राम से गुणा करके अलग लिखेंगे और जो किलो से गुणा करना है वो अलग लिखेंगे। फिर जो ग्राम यहाँ पर आ रहा है तो उसमें से कितना यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं इधर, तो किलो में भेज देना है। फिर बाकी वो ग्राम के अलावा जो बाकी है, तो यहाँ पर 11,700 है, तो 11 किलो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, 700 ग्राम है तो 11 किलो को 518 भेजेंगे और ये 569 किलो 700 ग्राम इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को समझना है, तो ये गुणा आपको पूछ सकता है। उसके अलावा आपको एक आयताकार बाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह ये कुछ चीजें भी आपको समझनी है। तो इसमें जो लंबाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और सिंपल मेथड से ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे, कोई हाई लेवल की आपको मैथमेटिक्स नहीं समझनी है। इसके अलावा अगला प्रश्न आ जाता है अपना दीवारों का क्षेत्रफल। एक कमरे की जो लंबाई है वो 6.5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दी हुई है। दीवारों का क्षेत्रफल अपने को पूछा है, 2 गुना ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बड़ा फॉर्मूला अपने को काम में लेना होगा और ये इस तरह से अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सिंपल मेथड से ही कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना ट्रेन के टाइम को लेकर के यहाँ पर रहेगा, समय सारणी वाला। तो एक बस उदयपुर से 4:30 पर रवाना होती है और 11 बजे रतलाम पहुंच जाती है। बस द्वारा उदयपुर से रतलाम तक की जो यात्रा है इसका समय अपने को ज्ञात करना है। यात्रा की जो समाप्ति का समय है वो यहाँ पर 11 बजे दिया हुआ है। प्रारंभ होने का जो समय है वो 4:30 पर रवाना हो रही है और यहाँ पर यात्रा में लगा कुल समय अपने को पता करना है। तो समय को घटा करके और इस प्रकार से 6 घंटे 30 मिनट लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या बदला गया है, जो 11 बजे यहाँ पर है तो हम उसको 10 घंटा 60 मिनट इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। समय को बदलने को लेकर 1 घंटा कम कर सकते हैं। अगर आप मिनट्स में से घटाने में दिक्कत आ रही है, ऊपर वाली मिनट कम है, नीचे वाली ज्यादा है, घटाने में नहीं आ रहा है, तो घंटे में से आप इधर हटाएंगे तो 60 मिनट इधर ऐड हो जाएंगे। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा आपको स्मार्टली ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा वहां पर। और इसके अलावा अगला प्रश्न आता है घड़ी के समय को लेकर के। घड़ी में 2:55 हो रही है, तो घड़ी से कौन सा कोण बनेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। कौन सा कोण बनेगा, तो ये वाला बनेगा। घड़ी आपने पहन रखी होगी, घड़ी आप पहन के रखते हैं एग्जाम में, तो उसमें आप थोड़ा सा देख करके आइडिया लगा लेंगे कोण का, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे रफ पेज पे पीछे कॉपी के बना करके फिर थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि कितना कोण बनता रहेगा 2:55 पे, या जो भी टाइम दिया रहे उसमें। तो ये चीजें हैं। यहाँ समकोण से अगर बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ऐसी चीजें आप लिख देंगे अगर आपको आ रही है तो ये कोण बन जाएगा। और इसमें आपको डाटा जरूर से मेंशन करना, जैसे यहाँ पर 0 आप लिखेंगे, इधर x इधर y इस तरह से लिख सकता है। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। अब हम कोण को लेकर के थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कोण को लेकर के प्रश्न भी हर बार लगभग आ ही जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कोण क्या होता है, किसी बिंदु से 2 किरणें निकले तो एक प्रकार से बनने वाली, इस प्रकार से बनने वाली जो आकृति है वो कोण निकले, जिनका जो उपनिष्ठ बिंदु एक बिंदु है और जो 2 किरणें जिनसे निकल रही है। अब यहाँ पर जो कोण रहता है, सबसे पहले न्यून कोण है, जो 90 डिग्री से कम का कोण है वो न्यून कोण। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या है, सारे न्यून कोण है। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक का जो कोण है वो यहाँ पर अधिक कोण है, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। सरल कोण क्या है, ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, तो वो 180 डिग्री का कोण को सरल कोण, ऋजु कोण कहते हैं। वृहद कोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक 360 से कम का जो कोण है, जैसे 190, 200, 340, इस तरह से 180 से अधिक और 360 से कम के जो कोण है इनको वृहद कोण कहते हैं। संपूरक कोण, 2 कोणों का जो योग है वो सरल कोण के बराबर हो।
सरल कोण हमने पढ़ा 180 डिग्री, तो दो कोणों का जो योग है वो अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो अपना क्या है, समपूरक कोण रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल भी आप देख लीजिए, 130 प्लस 50 तो 180 डिग्री का कोण बन गया। और इस तरह का आपको चित्र देकर के पूछ सकता है कि कौन सा कोण बन रहा है, तो ये भी समझना है। इसके अगला जो कोण है वो है पूरक कोण। दो कोणों का जो योग अगर समकोण हो रहा है तो वो क्या रहेगा, पूरक कोण। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री तो 90 डिग्री हो गया, 40 डिग्री और 50 डिग्री तो 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या है, सारे पूरक कोण में आएंगे, जो दो कोण मिलकर के 90 डिग्री पर बना रहे हैं। उसके अलावा आसन कोण, एक ही तल में यदि कोण इस प्रकार से बने हुए हों जिनका शीर्ष एक ही हो तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बन रहे हों, तो ये यहाँ पर उदाहरण देखिए कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो बन रहे हैं उनका शीर्ष क्या है, एक ही है। तो ये क्या है, आसन कोण है, एक दूसरे पर आश्रित कोण इसको कह सकते हैं। उसके बाद में सम्मुख कोण की बात करते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने वाले जो कोण हैं ये क्या, सम्मुख कोण होते हैं। तथा ये आमने सामने बनने वाले जो कोण रहे आपस में बराबर भी होते हैं, जैसे एओसी और बीओडी। तो एओसी और बीओडी यहाँ पर क्या है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है इधर वाला और इधर वाला, तो ये क्या है, दोनों आमने सामने के जो कोण है ये क्या है, सम्मुख कोण रहेंगे। और एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बन रहे हैं और इनको सम्मुख कोण कहेंगे और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज समझनी है कि आपस में ये बराबर होते हैं, दोनों सेम टू सेम, हूबहू कॉपी पेस्ट। ये बात रही। मिररिंग आप इन्हें कह सकते हैं कि एक दूसरे का मिरर है। और अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आ सकता है सरल ब्याज को लेकर के। चक्रवर्ती ब्याज वगैरह इतना कुछ हाई लेवल पे नहीं पहुंचता है, एक बेसिक चीज पहुंचता है कि 200 रुपए दे रखा है और 9 रुपए की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करिए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लेगा। उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है, तो दिया हुआ क्या अपने को मूलधन 200 रुपए दिया हुआ है, दर दिया हुआ 9%, समय दिया हुआ 2 वर्ष और सरल ब्याज अपने को पता करना है। फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। और यहाँ पर फॉर्मूले में सीधा मान रखा है और 36 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ये जो चीजें हैं ये हमने बहुत कम समय में अब तक आपका जो 25 नंबर का यूनिट है इसको कवर कर लिया है। अब हम अलग अलग एग्जांपल पे जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज पे जाएंगे, तो उसमें काफी सारा टाइम लग जाएगा। बट जो बेसिक चीजें थी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है और जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पर आपको थर्ड यूनिट के बता दिए हैं। तो आपके पास में समय रहता है तो आप क्या करेंगे, जैसे ब्याज वाला है तो ब्याज आप नोट्स वगैरह से तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट प्री की आपने तैयारी करी है तो वहां पर भी होगा। आपने 12th पास करके जो प्री वाली वैकेंसी की जो बीएसटी वाली एग्जाम दी है तो वहां भी आपने पढ़ा होगा ऐसी चीजें, तो वहां आप कवर कर सकते हैं या फिर गूगल से सर्च करके इसकी और क्लासेस देख सकते हैं, ब्याज की, भिन्न की, एचसीएफ, एलसीएफ की, थोड़ा सा और डीपली आप उनको पढ़ लेंगे अपनी क्लास में। ऐसे अगर एक एक टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे तो ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वहां पर आपको समझना है कि मैंने यहाँ पर आपको एक एक दो उदाहरण देकर के सारी चीजों को कवर करवाने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार से हमने थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अच्छे से समझने की भी कोशिश करी है। और जो गणित से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं, देखिए सारा कुछ जो सिलेबस है आपका वो टीचिंग मेथड से ही रिलेटेड है। बच्चे को कैसे गणित पढ़ाना है, जो गणित में उसको जो प्रॉब्लम्स आती है उनका सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक गणित का जो टीचर है उसके क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है, बच्चे गणित से उबते क्यों है, गणित उनको क्यों पसंद नहीं है, वो सारी चीजों के ऊपर ही अपना गणित वाला सिलेबस बेस्ड है। यहाँ पर अपने को गणित के जो सारी चीजें जो गणित को लेकर के अपनी अवधारणा बनी रहती है, जो पहले से मिसकंसेप्शन अपनी बनी रहती है कि अपन जो 10th 12th में गणित पढ़ते हुए आ रहे थे वैसे गणित होगी, तो वैसे नहीं होने वाली है। आप अपना मॉडल पेपर वाला वीडियो भी देख लीजिए, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर मैथ्स मॉडल पेपर लोक में स्टडी डाल दीजिएगा, लोकेंद्र मीणा मेरा नाम आप डाल के सर्च करेंगे तो अपना वीडियो आपको मिल जाने वाला है। मॉडल पेपर वाला भी तो प्रीवियस ईयर में वीडियो डाले हुए हैं, तो उनको आप देख करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने बना लेंगे कि अपने को टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। बच्चों को पढ़ाने में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, गणित शिक्षण में बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कैसे करेंगे, उन सारे टॉपिक्स को लेकर के अपना सिलेबस है मोस्टली टॉपिक्स में। और जो कुछ गणित की अवधारणाएं थी और जो कुछ गणित से रिलेटेड टॉपिक्स थे, जैसे कि प्रतिशत को लेकर के, ब्याज को लेकर के, भिन्नों को लेकर के, लाभ हानि को लेकर के, या फिर हम बात करें आपके लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति को लेकर के, तो उनको लेकर के भी हमने पढ़ा, ध्यान से समझा। और अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर, जो कि चौथा यूनिट आपका 5 नंबर का यूनिट है, जिसमें गणित सबके लिए यहाँ पर फिर से अपने टीचिंग मेथड और यहाँ पर अपना जो मूल्यांकन से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो यहाँ पर आ गए हैं। जो गणित वाले सब्जेक्ट थे वो आपके तीसरे यूनिट में ही है ओनली। इसके बाद में गणित सबके लिए, इससे क्या तात्पर्य है, पहला विषय तो यही है मान लो। तो गणित सबके लिए से तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इस तरह से किया जाए कि वे सभी बच्चों के लिए हो, सभी बच्चे उन्हें ढंग से ठीक से आत्मसात कर सकें, अच्छे प्रकार से समझ सकें, सभी बच्चों को जोड़ने और सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को भी उनके स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम हो और कमजोर बच्चे जो हैं
इनको भी उन्हीं के स्तर अनुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। अपनी जो क्लासेस होती है इनमें भी मेरी कोशिश यही रहती है कि एक भी जो भी टॉपिक अपन ले रहे हैं तो उसकी बेसिक चीजें ही आपको बताई जाए ताकि आप अच्छे प्रकार से कवर कर लें, और उनको कम से कम समय में कवर करवाने की कोशिश करता है ताकि जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उनका भी क्विक रिवीजन हो जाए, और जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है टॉपिक के बारे में तो वो भी एक बार अच्छे प्रकार से सिलेबस उनको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए और बेसिक जानकारी अपने सिलेबस की हो जाए। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक अपना आता है गणित शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। गणित शिक्षक की भूमिका और महत्व का उल्लेख करिए कि गणित पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका है। वैदिक काल की यहाँ पर बात हो रही है तो वैदिक काल में अध्यापक केंद्रित शिक्षा रही है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा का मतलब है गुरुकुल में, आश्रम में, तो वो वाली शिक्षा की बात हो रही है वैदिक काल की। यह जो स्थान है बौद्ध काल, ब्रिटिश काल से चलता आ रहा। वर्तमान में जब से शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना प्रभुत्व जमाया है तब से शिक्षा बाल केंद्रित वापस से हो गई है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था होने पर भी अध्यापक का स्थान कम नहीं हुआ है। शिक्षक का जो स्थान है वो प्रारंभ से आज तक उच्च स्तरीय रहा है, और शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, प्रकृतियों, क्षमताओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या रहती है शिक्षक की भूमिका और महत्व को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर है। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को गणित शिक्षण में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिनको समाज में उतनी ज्यादा अहम भूमिका नहीं होती है जिनकी, तो उनको गणित शिक्षण में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो एक तो आर्थिक समस्या, पैसे की मजबूरी। ऐसा माना जाता है कि गणित शिक्षण में अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता होती है, कमजोर वर्ग इसमें पिछड़ जाते हैं। सामाजिक कारण, सामाजिक रूप से वंचित जो परिवार हैं बालकों में गणित के प्रति कठिन होने की धारणा उनमें बनी हुई रहती है। तो समाज का कारण रहता है कि पहले से ही आसपास आपके दोस्त यारों में इनमें ऐसे धारणा बनी रहती है गणित तो कठिन है, तो वो यहाँ पर धारणा एक सामाजिक धारणा। आवश्यकताओं को नहीं समझ पाना, तो ये रहता है एक कारण। विषय के प्रति रुचि ना होना, गणित के प्रति रुचि ना होना, तो ये कुछ कारण है जो कि जिस वजह से गणित जो है एक समस्या के रूप में सामने आती है। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना वंचित वर्ग के बालकों के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए कि वो भी गणित अच्छे प्रकार से पढ़ सकें। पहला जो प्रयास है वो हो सकता है कि अन्य बालकों की तरह ही सामान्य अवसर व सुरक्षा उनको मिले, बालकों की आवश्यकताओं को समझा जाए। शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए कि वंचित वर्ग के बालक भी समझ सकें। प्रतिभाशाली बालकों को उन्हीं की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम मिले। गणित क्लब व प्रयोगशाला बनाई जाए। वंचित वर्ग के लिए लाइब्रेरी आदि की सुविधा भी करी जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। वंचित वर्ग के बालकों के लिए प्रयास क्या कर सकते हैं गणित के लिए। उसके अलावा अगला टॉपिक अपना आता है भारत में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनमें गणित शिक्षण की जो स्थिति है इसका उल्लेख करते हुए उपाय बताना है कि उनको गणित शिक्षण कैसे कम एफर्ट्स में अच्छे प्रकार से समझा सकते हैं। तो भारत में विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनकी जो शिक्षा को ठीक तरीके से समझा नहीं गया है। अगर कक्षा में आंशिक अक्षम बच्चे होते हैं तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही बहुत कम काम किया जाता है और ऐसे बच्चे कमजोर रह जाते हैं, जबकि भारत के सभी वर्गों को समान अधिकार उपलब्ध है। काफी सारी क्लासेस ऐसे जिनमें जो वंचित नहीं, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मतलब है विकलांग जो कैटेगरी है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं या जो दिमागी लेवल पर उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर गणित के लिए क्या कर सकते हैं उपाय, समान अवसर दे सकते हैं। पहली बात तो उचित उनका गणित जो शिक्षण सामग्री है वो उनको उपलब्ध करवाई जाए, सहयोग और मार्गदर्शन उनका कराया जाए। नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि जो एक मतलब हाथ से महसूस करके ऐसे उभरे हुए अक्षर उसमें रहते हैं ब्रेल लिपि में, तो वो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट मेन समस्या क्या आ रही है कि सामान्य जो विद्यालय रहते हैं उनमें ऐसी उतनी सुविधाएं नहीं रहती है, तो उस वजह से उनके शिक्षण में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। तो ऐसे कुछ उपाय करके उनको यहाँ पर सही करा जा सकता है। तो ये आपको उपाय ध्यान रखने हैं। इसके बाद में जॉन डीवी के बारे में एक बात यहाँ पर आती है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी यहाँ पर बताया है। अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम यहाँ पर तीनों आपस में संबंधित। तो ये जॉन डीवी के बारे में बताना है कि तीनों आपस में संबंधित रहते हैं। उसके बाद में दो टॉपिक यहाँ पर और आते हैं। एनसीएफ 2005 का आता है जो कि हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर दोबारा से उसको सेम चीज को यहाँ पर रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबी क्लास होगी। शॉर्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये भी आपको पढ़ना है। और जेंडर और गणित शिक्षा के बारे में, अब जेंडर के बारे में भी हमने पढ़ा है, जेंडर गणित के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के पेपर्स में, और अच्छे प्रकार से आप चीजें समझते हैं कि लड़का और
लड़की में किस प्रकार से सामाजिक भेदभाव रहते हैं और उनको खेलने कूदने के और गणित सीखने के, पढ़ने के, शिक्षा के जो अलग अलग उनको जो अवसर रहते हैं, अलग अलग उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनके बारे में उनसे होकर के गणित शिक्षा गुजरती है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और व्यवहारिक ज्ञान में ही है, तो आप इनको आसानी से कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके 4th चैप्टर के। आई होप आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया है इन सभी टॉपिक्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5वें चैप्टर की ओर। 5वां जो यूनिट है ये आपका 10 नंबर का यूनिट है। ये क्या है, पाठ्यचर्या के बारे में बात हो रही है। पाठ्यचर्या के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह, पाठ्यचर्या क्या होती है, वो सारी चीजें बेसिक डिटेल्स हमने पहले सारी पढ़ रखी है। मूल्यांकन के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है और इनफैक्ट इन चीजों को हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है। ये चीज समझनी है आपको। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है इसके साथ साथ निरंतर चलती रहती है और बच्चे ने जो सीखा है उसकी जांच होती रहती है कि कितना सीख लिया है बच्चे ने। मूल्यांकन केवल लिखित और मौखिक ही ना हो बल्कि अवलोकन, प्रोफाइल, चेकलिस्ट, शिक्षक अनुभव डायरी, प्रोजेक्ट कार्य, बच्चे की जो टिप्पणियां हैं, जो अनुभव हैं, जो अभिभावकों की टिप्पणियां हैं, जो सुझाव हैं आदि इनमें सम्मिलित करा जा सकता है मूल्यांकन में। तो ये बात रही। अब यहाँ पर बात करते हैं चेकलिस्ट क्या होता है। बाकी चीजें हमने पढ़ी हुई है, चेकलिस्ट पढ़ लेते हैं। बालक का खास जो व्यवहार है या क्रिया है इसके बारे में सुव्यवस्थित दर्ज सूचनाएं, इनका प्रपत्र चेकलिस्ट कहलाता है। तो ये समझ लेनी है अच्छे प्रकार से। जो दर्ज सूचनाएं हैं इनको कहते हैं चेकलिस्ट, सुव्यवस्थित क्रम वाइज, क्रमबद्ध तरीके से। प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य की बात आती है। महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का जो मूल्यांकन क्यों करते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बालक में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का भाव जागृत होता है। जैसे आपका कोई टेस्ट आपने दिया है, उसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, तो आपने अपने आप ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है कि अब तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आगे वाले एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर कर लूंगा। जैसे आपने बाकी के 6 पेपर में अच्छा स्कोर किया है, तो वैसे ही अब इस पेपर के लिए आप उतना नहीं डर रहे हैं क्योंकि अपनी क्लास आप देख रहे हैं और आपको पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं में से आपके मैक्सिमम चीजें कवर हो जाने वाली है और कोई डरने वाली बात नहीं है और इनका आप अच्छे से कवर भी कर पा रहे हैं। तो वहां पर आपको पूरा यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद में दूसरा बिंदु व्यक्तिगत जरूरतों को पहचानना और बालक के अर्थपूर्ण ज्ञानार्जन की पहचान करना, सीखने की जो प्रक्रिया है, जो रुचि है, उन जो कठिनाइयां हैं इनको पहचानना, अभिभावकों की बालक की जो शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं तो उपलब्धियों से किन्हें अभिभावकों को अवगत करवाना। वो कक्षा में शिक्षण जो प्रशिक्षण जो विधि है इसको बेहतर बनाने के लिए कि कहाँ कहाँ पर जो कमियां रह रही है तो उन चीजों में सुधार करना। तो ये सारे क्या रहते हैं प्राथमिक लेवल पर आपके मूल्यांकन के उद्देश्य रहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है जिसमें सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है इसमें मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या उद्देश्य हैं। पहला देखिए, इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है इसकी पहचान करके और फिर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। ये क्या है, मूल्यांकन इसके लिए जरूरी है कि सीखने की जो प्रक्रिया है इसकी पहचान कर सके। जहां पर जो दुविधाएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, उनकी पहचान करके फिर उनको करेक्शन कर सके और एक ठीक उसमें वहां पर विधि अप्लाई कर सके कि जिस विधि से नहीं सीख रहे हैं तो उसको रिप्लेसमेंट कर सके। तो उचित मार्गदर्शन के लिए जरूरी है मूल्यांकन। व्यवहारगत जो पक्ष है इनके विकास और परिवर्तन की जांच के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। निदानात्मक जो परीक्षण है, जो उपचारात्मक परीक्षण है कि कुछ समस्या है जो बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है, टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी पहचान करके उनका निदान करना, उनका उपचार करना, तो वो क्या है उसके लिए भी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है। बालकों की सामाजिक व जो व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति के लिए अधिगम में कठिनाइयों की पहचान करना, शिक्षण के नवाचार की खोज करना, बच्चों के दुर्बल जो पक्ष हैं, बच्चों का जो दुर्बल पक्ष है जहां पर कठिनाइयां आ रही हैं, जो सबल पक्ष है इनकी पहचान करके निराकरण करना। तो ये कुछ इसके मूल्यांकन उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। दुनिया के बारे में गणितीय भाषा में सोचना, समझना और संप्रेषण करना। तो ये क्या है, गणितीय भाषा क्या है, सोचना, समझना और संप्रेषण करना। दुनिया की भाषा में गणितीय सोच एक तार्किक सोच है, यह समस्या हल करने का रास्ता सुगम बनाती है। तो ये कथन भी कुछ आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं एनसीए 2005 के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जरूर से कवर अप कर लेनी है। आपको बेसिक डिटेल्स हमने पहले के पेपर्स में पढ़ा हुआ है अच्छे प्रकार से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक तो कि इसका जो प्रोफेसर यशपाल से संबंध रहा है और इनका जो कथन रहा है शिक्षा बिना बोझ के, तो ये इनका कथन जरूर से ध्यान रखना है। और इसके जो उद्देश्य हैं ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि शिक्षा को बाह्य वातावरण से जोड़ना, अपने जो दैनिक जो जीवन है अपना इससे जोड़ करके, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके फिर बताना, पाठ्यक्रम का बोझ कम करना, बाल केंद्रित शिक्षा करना, राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करना, स्थायित्व देना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो ये 5 इसके उद्देश्य जरूर से ध्यान रखने हैं।
और उसके बाद में बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के बारे में। पीछे के पेपर, इंग्लिश पेपर में भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्तमान मूल्यांकन की व्यवस्था में बालक की सर्वांगीण विकास। सीसीई का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए सतत और समग्र जो मूल्यांकन है इसको अपनाया जाता है, जिसमें बालक के लिए की गई जो व्यवस्थाएं हैं इसमें सीखना तथा परीक्षा के साथ साथ चलने से उसमें परीक्षा का भय नहीं रहता है। अब जैसे आपके साथ में हमारा चैनल साथ आपके बना हुआ है, आपकी हर परीक्षा को लेकर के अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, परीक्षा पैटर्न को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, एक डाउट और अपन बात कर लेते हैं। परीक्षा पैटर्न जो आपका है आपकी बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसमें आपको सारे ही प्रश्न करने अनिवार्य है। हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं तो वहां पर हमने पहले की जो पुराना पैटर्न है उसके अनुसार करवाया हुआ है कि वहां पर कुछ प्रश्न आपके अथवा में डाल रखे हैं, पर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो प्रश्न है वो वहीं से ही आ रहे हैं। पैटर्न आपके 19-20 थोड़ा चेंज हुआ है कि अब आपको सारे ही प्रश्न करने होते हैं, तो थोड़ा आपका जो काम है थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट जो चीजें जो हमने कवर करवाई हुई है वो आपके ओवरऑल यूनिट को कवर करवाते हुए है, जिसमें आपके यूनिट में से जो चुनिंदा टॉपिक महत्वपूर्ण है उनको हमने कवर करवाया है, जो आपकी तैयारी में डेफिनेटली यहाँ पर मददगार साबित हो रहे हैं। पीछे के पेपर्स में भी और आगे के पेपर्स में भी उसी प्रकार से मदद करने वाले हैं, और इनफैक्ट अभी ही नहीं आपके सेकेंडरी एग्जाम्स में भी काफी मदद हो जाएगी अपनी जो आने वाली क्लासेस है उनसे। तो आप चैनल के साथ में बने रहेंगे। काफी लोग अभी ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका दिल से थैंक यू। और बाकी फिर अपन आपका सेकंड ईयर सेशन शुरू होगा, उसमें आपको परेशानी समस्या कोई आएगी तो उसमें मिलेंगे। बाद में आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी सेकंड ईयर की, तो उसमें कोई समस्या आएगी तब मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी डायरी जब भरनी होगी आपको तो उसमें उस टाइम पर मिलेंगे। और इन सब में भी अगर आप नहीं मिल पाएंगे किसी कारणवश तो आपकी अगली सेकंड ईयर वाली परीक्षाओं में जरूर मिलना अपना होगा, और आपको इसी तरह से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करी जाएगी, तो टेंशन नहीं होनी है इस बात को लेकर के। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, और सतत व्यापक में क्या रहता है, उत्तम विकास की भी इसमें दिशा में अधिगम होता रहता है। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें कक्षा प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन में सततता का प्रयास करा जाता है, कंटिन्यू मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही व्यापक रूप से कौशल, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात सीसीई क्या करता है, निरंतर सभी पक्षों की जांच करता है, बालक के सभी पक्षों की जांच निरंतर करता रहता है। यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक और देखे हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो चेकलिस्ट, जो हमने पहले भी अभी पढ़ा है। चेकलिस्ट क्या रहता है, ऐसा प्रपत्र जिसमें बालक की विशेष क्रियाओं को सुव्यवस्थित जानकारी के रूप में लिखा हुआ रहता है। ग्रेडिंग क्या रहती है, मूल्यांकन के लिए ABCD 1 2 3 इस तरह से ग्रेड देना। और एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या रहती है, वर्तमान व्यवहार व पूर्व व्यवहार की जानकारी एनेक्डोटल रिपोर्ट में रहती है। जो पूर्व ज्ञान है, पुराना जो व्यवहार है और जो वर्तमान में है, तो कितना फर्क आ गया है इन चीजों में, तो उसको जांचने के लिए एनेक्डोटल रिपोर्ट बनाते हैं। पोर्टफोलियो का टॉपिक रहता है। निश्चित समयावधि में विद्यार्थियों द्वारा की गई जो कार्य हैं, किए गए कार्य हैं, इनका संग्रह किसमें रहता है, पोर्टफोलियो में रहता है। तो ये भी छोटे छोटे टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। एक नंबर के छोटे प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है सीसीई के। सीसीई में निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सीसीई के, बालक कितना जानता है तथा उसे क्या सिखाना है, तो इन चीजों का जो जानकारी है वो सीसीई से हमें पता लगता है कि बालक को कितना जान गया है बालक और कितना जानना बाकी है। मूल्यांकन की दो स्थितियां रहती है, एक तो व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र रहता है जिसमें पर्सनल एक बालक का मूल्यांकन करते हैं, ये जो सामूहिक एक ग्रुप में मूल्यांकन हो जाता है। बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन इसमें होता है, बच्चे द्वारा सीखे गए कार्य को पोर्टफोलियो फाइल में संकलित करते हैं। बच्चे के जो अभिव्यक्ति का जो पर्याप्त अवसर है इसमें बच्चे को दिया जाता है अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर, ताकि वह किस क्षेत्र में सीख रहा है या क्या उसके डाउट्स हैं तो उनको अच्छे प्रकार से समझा जा सके। मूल्यांकन नियम निरंतर किया जाना चाहिए, और समय समय पर अभिभावकों को बालक की प्रगति भी बताते रहना चाहिए कि आपका बालक कितना अच्छे प्रकार से कर रहा है या कहाँ पर दिक्कत है इसको आ रही है या क्या इसमें सुधार करे जाने चाहिए। तो वो सारी चीजें कहाँ अध्यापक की क्या जिम्मेदारी रहती है कि अध्यापक अपने जो बालक के परिवार वाले हैं तो उनसे संपर्क बनाए रखे। बच्चे के जो समूह उपसमूह हेतु पाक्षिक योजना बनाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। और इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना RTE 2009 के बारे में। इसमें थोड़े से उद्देश्य को लेकर के महत्वपूर्ण बात रहती है, जो कि हमने यहाँ पर कुछ उद्देश्य मेंशन कर दिए हैं, जिसमें देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, इनको शिक्षा सुनिश्चित कराना। हमने आपको याद हो तो पहले या फिर दूसरे पेपर में भी इसको पढ़ा है, दूसरे में पढ़ा या तीसरे में, अगर आपको याद है तो बताना कमेंट में कि RTE 2009 के बारे में हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में। इसमें निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करी हुई रहती है, कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात रहती है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में है, और यहाँ पर भयमुक्त शिक्षा प्रणाली को लेकर के बात है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर बच्चों को दिए जाते हैं, बालक का इसमें सर्वांगीण विकास रहता है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
स्थान यहाँ पर सार्वभौमिकरण इसमें करा जाता है। और CCE को लागू करने की बात इसमें करी गई है कि बच्चे का सतत मूल्यांकन होता रहे ताकि उसको परीक्षा का कोई डर भय ना रहे। तो ये चीजें RTE 2009 में हमने पढ़नी है। और अगला टॉपिक है अपना गणित शिक्षण के लक्ष्य की बात करते हैं। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या है? एक तो अवसर उपलब्ध करवाने पर जोर देना बच्चों को, विद्यार्थी सहज स्वाभाविक रूप से प्रश्नों का जवाब देना बच्चे को आ जाए तो ये सिखा देना, गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग करना, वास्तविक जीवन से जोड़ करके बच्चों को सिखाने का प्रयास, तो वो लक्ष्य है। गणितीय मनोवृत्ति का विकास करना लक्ष्य है, मूल्यांकन करना लक्ष्य है, अध्यापकों को गणितीय संसाधनों में समृद्ध बनाना, तो ये लक्ष्य कुछ आपको ध्यान में रखने हैं गणितीय शिक्षण के लक्ष्य। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना यहाँ पर आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक जो कक्षाएं हैं इनमें शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। तो यहाँ पर लास्ट वाले यूनिट में थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में ज्यादा दिया हुआ है। तो ये एनसीएफ के कुछ उद्देश्य भी आपको ध्यान रखने हैं और ये किन किन आपको परिस्थिति में ध्यान रखने हैं प्राथमिक कक्षाओं के बारे में। तो सभी बच्चे आनंददायी व सार्थक गणित सीख सकें और उनमें गणितीय सोच मनोवृत्ति अर्थात सोच का गणितीयकरण पर बल देना है। और दूसरा बिंदु है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण गणितीय खेल, पहेलियों, कहानियों तथा मनोरंजन क्रियाकलापों के माध्यम से हो, बालक के मन में गणित के प्रति सकारात्मक लगाव हो और उसमें रुझान भी पैदा हो। तो ये क्या है लक्ष्य, इसका उद्देश्य है। बालक यांत्रिक रूप से गणित ना सीखे बल्कि व्यवहारिक रूप से उसका अर्थ ग्रहण करके फिर सीखे। तो अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने देना और गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के बुनियादी ढांचे को समझाना। तो ये सारे क्या है इसके उद्देश्य है एनसीएफ के। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये सारी चीजें आपको गणित पेपर में जरूर से ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से अपना दोस्तों यहाँ पर गणित का सिलेबस अपना कंप्लीट होता है। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि हमने कंप्लीटली सारी चीजें यहाँ पर कवर अप कर ली है। हमने सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और जिन्हें आप इस कम टाइम में कवर अप कर पाए और कवर करेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर से बेनिफिट होगा। उन सबको लेकर के हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा इसी टाइप में आने वाले हैं। जो गणित वाले प्रश्न है, प्रतिशत वाला हो गया, लाभ हानि व ब्याज वाला हो गया, भिन्न वाला हो गया, तो उनमें इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। बस डाटा उनमें अलग हो सकता है या आपकी किस्मत अच्छी रही तो डाटा भी आपको सेम देखने को मिल सकता है। थोड़ा इसी फॉर्मेट में आपको चीजें देखने को मिलेगी एग्जाम में भी। तो इनको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी आपको इनको कवर करने के बाद में टाइम बचे देन आप अपने यूनिट वाइज वीडियोस को एक बार और अच्छे प्रकार से देख लेंगे प्लेलिस्ट से विजिट करके। तो एक बार तो आप अपने यूनिट वाइज वीडियोस को सारा कुछ देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर कर लेंगे। फिर देन उसके बाद में ये वाली क्लास आपके लिए इनफ रहने वाली है, सफिशिएंट मैटर ये रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। एक दिन में ही आप उतना, जैसे 1 घंटे लगभग की क्लास हुई है और ऊपर से बात करेंगे आप अपने यूनिट वाइज वीडियोस को तो लगभग घंटे भर से भी कम गए रहेंगे। वो तो छोटे छोटे वीडियो बनाए थे मैंने, तो उनसे भी आप सफिशिएंट अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है आपके एग्जाम्स में हेल्प कर पाने की। आई होप आपने अच्छे प्रकार से सारी चीजों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अपने लगातार 6 वीडियो ट्रेंडिंग में आ रहे हैं भाई। टॉप 100 वीडियोस यूट्यूब पर इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, उनमें अपने लगातार 6 वीडियोस का आना अपने आप में एक प्राउड बात हो जाती है। और प्राउड बात तब हो जाती है जब अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी है उसका वीडियो ट्रेंडिंग में आना, आपका इतना प्यार सपोर्ट अपने चैनल के प्रति दिखाना, ये सारी चीजें और इन सब चीजों से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत बढ़ गई है भाई। तो अब मुझे हर एक वीडियो बहुत सोच समझ करके लाना पड़ता है, एक बार और उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, कहीं मैं कुछ गलत ना बता दूं, कहीं मैं कुछ गलत जानकारी ना दे दूं। तो उनको लेकर के अपने काफी वीडियोस भी डिले रहे हैं। तो अभी वो सेकंड ईयर के फॉर्म शुरू हो गए, उनके बारे में वीडियोस लाने थे तो वो डिले ही चल रहा है भाई, क्योंकि आपकी क्लासेस पहले रिकॉर्ड करना जरूरी है, पहले आपका काम करना जरूरी है। तो उनको लेकर के अपन काम कर रहे हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स वाला जो सिलेबस की क्लास थी वो हमने इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं आपके 8वें पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।